रोशनी रसोई में खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि तभी उसकी माँ उर्मिला वहाँ आती है। हे राम, इस लड़की ने सारी सब्जी जला दी। मैंने इसे गैस बंद करने भेजा था और इस लड़की को देखो वीडियो कॉल पर बात करने की पड़ी है। ओ सॉरी माँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गई। ध्यान देगी भी कैसे, सारा ध्यान तो तेरा उस सुमित्रा के बेटे अर्जुन पर रहता है। अरे 24 साल की हो गई लेकिन तुझे अभी तक चाय बनानी भी नहीं आती, फिर ससुराल में जाकर खाना कैसे बनाएगी। रोशनी अपने पड़ोस में ही रहने वाले अर्जुन से प्यार करती थी। अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी लेकिन रोशनी को खाना तक बनाना नहीं आता था। उसकी इस आदत से उसकी माँ काफी परेशान थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपनी भाभी के बनाए हुए खाने में कुछ न कुछ कमी निकालता रहता। ओफो, ये क्या भाभी, आज फिर से आपने इतनी पतली दाल बना दी, इसमें इतना पानी डाल दिया। अगर ऐसा ही है ना देवर जी, तो अब ब्याह करके अपने लिए कोई बीवी ले आओ, वही आकर बनाएगी तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान। सुमन गुस्से में अंदर चली जाती है। ओफो अर्जुन, तू अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं कर पाता ना, बेचारी को बेकार में ही सुना दिया। और ठीक ही कह रही है वो, अगर तुझे अच्छा खाना खाना है ना तो शादी कर ले, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है माँ, लड़की मैंने देख ली है, यहाँ 4 घर छोड़कर ही रहती है। वो अपनी उर्मिला आंटी की बेटी है ना, रोशनी। हे भगवान, तुझे वही आवारा लड़की पसंद आई। जब देखो तब तो वो बाहर घूमने जाती रहती है, तो फिर घर कब संभालेगी। माँ आप जैसा सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत समझदार और संस्कारी है। मैं तो कहता हूँ आप मेरी शादी उससे करवा दो, और उससे नहीं करवाओगी तो मैं किसी और से भी नहीं करूंगा। फिर क्या था, सुमित्रा देवी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और वो रोशनी से उसकी शादी करवा देती है और ब्याह कर रोशनी अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जिसमें उसे हलवा बनाना होता है, तो वो कलाई में दर्द का बहाना बनाकर हलवा अपनी जेठानी से बनवा लेती है। इस तरह उसकी पहली रसोई की रस्म तो निकल जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर रोशनी घबरा रही थी। हे भगवान, मैं घर का बाकी सारा काम देख लूंगी, बस कोई मुझे खाना बनाने के लिए ना कहे बस। एक रोज उसकी जेठानी, रोशनी चलो जाओ रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाओ, कुछ ही देर में सब खाने के लिए आते ही होंगे। अच्छा तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना। हाँ, चलो इसी बहाने मुझे भी आज रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। ये कहकर रोशनी के जेठानी सुमन वहां से चली जाती है। रोशनी रसोई में जाती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो घबरा कर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, मुझे खाना बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन तुम तो जानती हो ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। तभी तुझे कहती थी सीख ले, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ थी। माँ, मुझे डर लग रहा है और तुम हो कि मुझे अभी भी ताने देने में लगी हो। अच्छा चल, अब अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। मैं ही कुछ देर में खाना बनाकर तेरे घर के पीछे आती हूँ, तू रसोई की खिड़की से खाना पकड़ लेना। कुछ देर बाद उर्मिला खाना बनाकर ले जाती है और रसोई की खिड़की से रोशनी को पकड़ा देती है। ओह थैंक यू सो मच माँ, तुसी ग्रेट हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अच्छा चल, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद रोशनी सबको खाना बनाकर परोसती है तो इतना टेस्टी खाना खाकर उसकी सास उसकी खूब तारीफ करती है। बिल्कुल ठीक कहता था तू अर्जुन, रोशनी बहू तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, नहीं तो बड़ी बहू से तो आज तक इतना अच्छा खाना नहीं बना। बड़े ही अजीब है मेरे ससुराल वाले, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। आज तक इतने सालों से मैं इन्हें बनाकर खिला रही हूँ तो मेरी तारीफ तो एक बार भी नहीं की। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो आज से सुबह शाम की रसोई रोशनी संभाल लेगी और खाना वही बना देगी और घर के बाकी काम सुमन देख लेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, वैसे भी अब घर में 2-2 बहुएं हो गई हैं तो वो अच्छे से सब संभाल लेंगी। छोटी बहू तू कल से रसोई संभालेगी और बड़ी बहू तू घर के बाकी सब काम करेगी। अपनी सास का ये फरमान सुनकर तो रोशनी हैरान ही रह जाती है। फिर रात को वो अपने कमरे में बैठकर सारी सच्चाई अपने पति को बता देती है। यही सच है अर्जुन, वो सब खाना तो माँ ने बनाकर भेजा था। सच तो यह मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अब माँ जी ने रसोई की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, लेकिन मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाना बनाऊंगी कैसे। ओह गॉड रोशनी, ये तुमने क्या किया? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो सीधे सीधे कह देती, लेकिन अब इस तरह तो तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैंने तो घर में सबसे तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी थी, लेकिन अब मैं क्या ही करूं? हाँ आइडिया, मैं माँ को सब सच बता देता हूँ, वो अपने आप तुम्हें खाना बनाना सिखा देंगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसा करके आप सारा भांडा फोड़ दो। आप टेंशन मत लो, जब तक मैं खाना बनाना नहीं सीख जाती ना तब तक मैं माँ से खाना मंगवा लिया करूंगी। अब तो ये रोज का ही हो गया। वो रोजाना ही अपने पति को कहकर चुपके से अपनी माँ के घर से खाना मंगवा लेती
और सबको बिना कुछ बताए वो खाना परोसती। इस तरह सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते। अब तो रोशनी को पका पकाए खाना मिल जाता तो वो सीखने की भी मेहनत नहीं करती। ऊपर से पड़ोस में मायका होने के कारण वो जब मर्जी उठकर वहां चली जाती। ऐसे ही सब चल रहा था। एक रोज घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं तो उसकी जेठानी उससे कहती है, रोशनी मैं जल्दी से बाजार जाकर सब्जी ले आती हूँ, तब तक तुम खाना बना लो। जी ठीक है भाभी। सुमन सब्जियां लेने बाजार चली जाती है। उधर रोशनी लगातार अपनी माँ को फोन करे जा रही थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो सोई हुई होती है और रोशनी का फोन नहीं देख पाती। कुछ देर बाद सुमन बाजार से लौट आती है। क्या बात है रोशनी, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? रोशनी काफी घबरा जाती है और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, वो घर में कुछ सब्जी नहीं थी सिवाय इस करेले के। अब मेहमानों को करेले थोड़ी ना खिलाएंगे, इसीलिए मैं आपके आने का मेरा मतलब इस सब्जियों का इंतजार कर रही थी। आप जाइए, मैं खाना बना लूंगी। लेकिन सुमन को उस पर शक होता है और वो वहीं दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब देख रही होती है। वो देखती है कि रोशनी लगातार फोन पर फोन मिलाई जा रही थी। कुछ देर बाद उसकी माँ उठा लेती है। अरे यार, माँ कहाँ चली गई थी? पता है तब से कितने फोन कर रही थी। अच्छा अब जल्दी से ना कुछ अच्छा खाना बनाकर पकड़ा दो। वो क्या है ना, आज घर पर मेहमान आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं बना कर ले आती हूँ। लेकिन सुमन उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। कुछ देर बाद रोशनी की माँ रसोई की खिड़की से उसे खाना पकड़ा कर जाती है। ओह, तो ये सारा माजरा है। देवरानी जी अपनी माँ के हाथों का स्वादिष्ट खाना हमें झूठ बोलकर खिलाती रही। अब इसका भांडा तो मुझे फोड़ना ही होगा। उस वक्त तो सुमन किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले दिन वो जानबूझकर अपनी सास को रसोई में बुलाकर लाती है। माँ जी, आपने बहुत ही अच्छे राजमा बनाते हो, आप हमें भी वो रेसिपी बता दो ना। आज रात के लिए हम राजमा चावल बनाकर तैयार करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बताती जाती हूँ, तुम बनाती जाओ। ओह नो, अब ये दोनों रसोई में ही खड़ी रहेंगी तो फिर मेरा क्या होगा? अरे छोटी बहू, किस सोच में पड़ गई? चल चावल पकाने रख दे एक तरफ। रोशनी घबरा जाती है और फिर वो कुकर की जगह कढ़ाई निकालती है और उसमें कच्चे चावल बिना पानी के ही पकने को रख देती है। अरे ये क्या बहू, अनाड़ियों की तरह क्यों खाना बना रही हो? फिर वो रोने लग जाती है और अपनी सास को सब सच बता देती है। माँ जी, मैं तो ये खाना अपने पड़ोस के मायके से अपनी माँ से मंगवाती थी। सच तो ये है कि मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। देखा माँ जी, आप जिसकी इतनी तारीफ करते थे उसे तो ठीक से गैस तक जलाना नहीं आता। इसने अपने पड़ोस के मायके का खूब फायदा उठाया है अपनी माँ से खाना मंगवाकर। और आप हो कि आप तो बस मुझे ही ताने देते रहते थे। अपनी जेठानी की बात सुनकर रोशनी रोने लगती है। तभी उसकी सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, तू चुप कर, जब तेरी शादी हुई थी तो तुझे कौन सा खाना बनाना आता था? तूने भी तो बाद में अपने मायके जा जाकर ही धीरे धीरे सीखा था। और रोशनी बहू, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आज से मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। अब सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को खाना बनाना सिखाती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाती हैं। माँ उठो, माँ लो ये दवाई खा लो। हाँ हाँ बेटा, जरा मदद कर दे बेटा, अब तो शरीर उठने को राजी नहीं है। सीनू अपनी माँ सविता को सहारा देकर बिस्तर पर बिठाती है। सीनू बहुत ही समझदार और एक जिम्मेदार लड़की थी। कई साल पहले एक सड़क हादसे में सीनू ने अपने पिता को खो दिया था। इस हादसे के बाद से ही सीनू की माँ सविता बहुत बीमार रहने लगी। धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती गई और वो बिस्तर पर आ गई। अब सीनू को ही सब कुछ संभालना था। उसने शहर के मेन मार्केट में सब्जी बेचना शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में वो घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवा पाना उसके बस से बाहर था। दवाई खाने के बाद सविता सीनू के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, तूने कुछ खाया बेटा? हाँ माँ, खा लिया। तुम मेरी चिंता मत करो, बस आराम करो और सबसे जरूरी बात, खुश रहा करो। मैं बाजार जा रही हूँ, कोई भी परेशानी हो तो पड़ोस से बिमला मौसी को बुला लेना, ठीक है? सविता सीनू को एकटक देख रही थी और अचानक रोने लगी। सीनू ने उसके आंसू पोंछे और उससे पूछा, क्या हुआ माँ, क्या सोचने लगी तुम? मुझे माफ कर दे बेटा, इतनी सी उम्र में तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और मैं सारा दिन बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती हूँ। काश तेरा कोई भाई होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ, तुम बीमार हो इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हो, और मेरा भाई होता तो वो भी यही करता जो मैं कर रही हूँ। जो है सब अच्छा है, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ और ज्यादा सोचना मत।
इतना कहकर सीनू सब्जियों का ठेला लेकर बाजार की तरफ चली गई। उसने भले ही अपनी माँ को दिलासा दे दिया था, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी किसी सहारे की जरूरत थी। एक भाई की कमी उसे भी महसूस होती थी, लेकिन हालात से समझौता करना सीनू को आता था। वो सब कुछ भूलकर सब्जी बेचने लगी। तभी वहाँ एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर करीब 22-23 साल का लड़का था, जो बाइक रोककर किसी से फोन पर बात करने लगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सारा सामान गरीब बच्चों के लिए है, उन तक ही पहुंचना चाहिए। तुम रुको, मैं आता हूं जल्दी, फिर देखता हूं। वो लड़का आदित्य था, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, साथ ही एक समाजसेवी संस्था से भी जुड़ा था। सीनू ने उसे देखा तो उससे बोली, भैया, ओ भैया, कुछ सब्जी भाजी ले जाओ घर के लिए, सबकी सब एकदम ताजी हैं। नहीं गुड़िया, अभी घर नहीं जा रहा हूँ, कहीं और जाना है, फिर कभी ले जाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर सीनू का चेहरा उतर जाता है। आदित्य जैसे ही जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। वो कई बार कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार। उसे देर हो रही थी। अब वो परेशान होने लगा। ये देखकर सीनू ने उससे कहा, भैया जी, आपने मुझसे सब्जी नहीं खरीदी ना, तो देखो आपकी फटफटिया भी बुरा मान गई। लेकिन आप चिंता मत करो, आप 2 मिनट रुको, मैं किसी को जानती हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। सीनू आदित्य को अपनी सब्जियों के पास छोड़कर चली गई। कुछ ही मिनटों में वो अपने साथ एक मैकेनिक को ले आई, जिसकी दुकान पास में ही थी। उसने आदित्य से कहा, लो भैया, ये हैं गाड़ियों के डॉक्टर, ये सब ठीक कर देंगे। आदित्य सीनू की बात पर मुस्कुरा देता है। मैकेनिक अपने काम पर लग जाता है। आदित्य सीनू से कहता है, गुड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मदद ना करती तो पता नहीं कितनी देर लग जाती। वैसे नाम क्या तुम्हारा? और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरा नाम सीनू है, और मेरे बाबा, वो तो भगवान जी के पास चले गए कई साल पहले। ओह, और तुम्हारी माँ? और कौन है तुम्हारे घर में? बस माँ और मैं। माँ भी बहुत बीमार है, वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। अरे, तो तुम रोज यहाँ अकेले ही सब्जी बेचती हो? तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं है? नहीं भैया जी, कोई नहीं है मेरी मदद करने को। आप ही कर दो मेरी मदद, कुछ सब्जियां खरीद लो। 4 घंटे हो गए यहाँ खड़े खड़े। आज तो बोनी भी मुश्किल लग रही है। रक्षाबंधन आने वाला है, सोचा था सब्जी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे खूब सारी राखियां ले आऊंगी, तो उन्हें बेचकर और अच्छी कमाई हो जाएगी। और फिर मैं। फिर क्या? बताओ गुड़िया, क्या करना चाहती हो पैसों से? भैया, मैं अपनी माँ को पहले जैसे चलते फिरते देखना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि अगर थोड़ी कमाई हो जाएगी तो उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। इतना कहते ही सीनू रोने लगती है। इतनी कम उम्र में सीनू में इतनी समझदारी देखकर आदित्य दंग रह जाता है। वो मन ही मन सीनू की मदद करने का फैसला कर लेता है। वो सीनू की सब्जियों को अलट पलट कर देखता है और उससे कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं एक समाजसेवी संस्था से जुड़ा हूँ। वहाँ कल गरीब बच्चों को खाना खिलाने वाले। तुम रुको जरा 1 मिनट। आदित्य तुरंत किसी को फोन लगाता है और कुछ देर बात करने के बाद सीनू से कहता है, चलो भाई गुड़िया, हो गया तुम्हारा काम। तुम फटाफट पैसे जोड़ो और मुझे बताओ, ठीक है? अभी थोड़ी देर में एक लड़का आएगा और तुम्हारी सारी सब्जियां लेकर जाएगा, ठीक है? अरे वाह भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अरे नहीं गुड़िया, सब्जी तो कहीं ना कहीं से खरीदनी ही थी, तो तुमसे ले ली। वैसे अब खुश तो हो ना तुम? बहुत खुश हूँ भैया। अब आप देखना, एक से एक राखी खरीद कर लाऊंगी और उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। फिर सब अच्छा हो जाएगा। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा, ये लो पैसे। लेकिन ये तो मेरी सब्जी के दाम से ज्यादा पैसे हैं भैया। भैया कह रही हो तो मैं भी छोटी बहन समझ के ही दे रहा हूँ, रख लो। और हाँ, ये लो मेरा फोन नंबर, कोई भी मदद चाहिए हो तो फोन करना, ठीक है? मैकेनिक ने आदित्य की बाइक ठीक कर दी थी। आदित्य सीनू के सिर पर हाथ रखता है और फिर अपनी बाइक लेकर चला जाता है। सीनू काफी देर तक आदित्य के बारे में ही सोचती रही। शाम के वक्त आदित्य की संस्था से एक लड़का आकर सीनू से सारी सब्जी ले जाता है। सीनू बहुत खुश थी। वो सारे पैसों से जाकर नए नए डिजाइन की राखियां खरीद लेती है और उन्हें अपने ठेले में सजाकर रक्षाबंधन से एक दिन पहले बाजार आ जाती है और जोर से चिल्लाती है, राखी ले लो राखी, गुड्डे वाली, फूल वाली, गोटे वाली राखी, सुंदर सुंदर राखी ले लो। सीनू कई घंटों तक ऐसे ही आवाज लगाती रहती है, पर कोई भी उससे राखी नहीं खरीद रहा था। दरअसल कुछ ही दूर राखियों की एक बड़ी सी दुकान थी, जहां सीनू से ज्यादा वैरायटी की राखियां थी।
इसीलिए सभी लोग उसी दुकान से राखियां खरीद रहे थे। ये देखकर सीनू फिर से उदास हो गई थी। शाम हो गई पर उसकी एक भी राखी नहीं बिकी। वो अपनी राखियों के साथ घर पहुंची तो उसे उदास देखकर सविता ने पूछा, क्या हुआ सीनू? जाते हुए तो बड़ी खुश थी तू। क्या बताऊं माँ, पूरा दिन धूप में चिल्लाती रही पर किसी ने एक भी राखी नहीं खरीदी मुझसे। सब लोग उस रामलाल की दुकान पर ही जा रहे थे। कल रक्षाबंधन है, अगर कल भी मेरी राखियां नहीं बिकी तो क्या होगा माँ? हिम्मत मत हार बेटी, भगवान किसी को तो भेजेंगे। सीनू ने अपने सारे पैसे राखी खरीदने में लगा दिए थे। अब तो उसके पास बेचने के लिए सब्जियां भी नहीं थी और ना ही वापस सब्जी खरीदने के लिए पैसे। अगले दिन रक्षाबंधन था। वो सुबह सुबह ही अपनी राखियां लेकर बाजार पहुंच गई। एक दो लोगों ने आकर उसकी राखियां देखी जरूर पर खरीदी नहीं। दोपहर हो गई थी। सीनू का सब्र टूटता जा रहा था। तभी उसने सामने से आदित्य को आते देखा। अरे भैया, आप कैसे हो आप? अरे गुड़िया, मैं अच्छा हूँ गुड़िया। तुम्हारी राखियां देखने आया हूँ और खरीदने भी। अच्छा तो लीजिए ना, ये देखिए, इस पर कितना प्यारा गुड्डा लगा है और ये फूल वाली अच्छी है ना? सीनू खुश दिखने की कोशिश तो कर रही थी पर आदित्य उसका चेहरा देखकर सब समझ गया था। उसने आते हुए राखियों की दुकान और उसमें लगी भीड़ भी देख ली थी और उसे समझने में देर नहीं लगी कि सीनू के लिए अपनी राखियां बेच पाना कितना मुश्किल था। उसने सीनू से कहा, गुड़िया, तुम बहुत छोटी हो। इतनी सी उम्र में तुम में जो हौसला है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और सोचना होगा। मतलब भैया, मैं कुछ समझी नहीं। आदित्य उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और अपनी बाइक साइड में लगाकर सीनू की जगह जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ले लो, किस्मत वाली राखी ले लो। इसे खरीदोगे तो किस्मत खुल जाएगी, हर मुश्किल दूर भाग जाएगी। जिस भाई की कलाई पर बंधेगी ये राखी, उसकी उम्र 100 साल की हो जाएगी। ले लो। आदित्य की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। लोग उसे राखियां बेचते हुए देखकर पहले ही चौंक गए थे। ऊपर से आदित्य का उनको बुलाने का तरीका भी मजेदार था। धीरे धीरे लोग उसके पास आते गए। सीनू उन्हें राखियां बेचती गई और आदित्य इसी तरह मजेदार बातें करके लोगों को आकर्षित करता गया। कुछ ही देर में सीनू की सारी राखियां बिक गई। ये देखकर आदित्य बहुत खुश हुआ। उसने सीनू से कहा, देखा गुड़िया, ऐसे बेचते हैं सामान। सारी राखियां बिक गई तुम्हारी। नहीं भैया, सारी नहीं बिकी। मैंने एक राखी बचा कर रखी है। लेकिन क्यों गुड़िया? अभी तो तुमने एक ग्राहक से कहा कि सारी राखियां बिक गई हैं, उसके लिए नहीं बची। तुमने ये राखी उसे क्यों नहीं दी? क्योंकि ये राखी बेचने के लिए नहीं, बल्कि मेरे भैया की कलाई पर सजने के लिए है। मैं जानती हूँ कि मेरी हैसियत बहुत छोटी है। मुझे हमेशा से एक भाई की कमी महसूस होती थी। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? क्यों नहीं गुड़िया, मेरी भी कोई बहन नहीं है। और सच कहूं तो तुम्हें देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा कि अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी नटखट होती। इतना कहकर आदित्य अपना हाथ सीनू की तरफ बढ़ा देता है और सीनू उसकी कलाई पर राखी बांध देती है। दोनों बहुत खुश थे। फिर आदित्य अपनी जेब से एक तोहफा निकालकर सीनू को देता है। सीनू चौंक जाती है और कहती है, अरे भैया, ये मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए ही है। अब बातें छोड़ो और जल्दी से इसे खोल कर देखो। सीनू जल्दी से अपना तोहफा खोलती है। उसमें शहर के एक बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का पर्चा था। सीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस आदित्य को देखती रह जाती है, कुछ नहीं बोल पाती। तुमने जितने दुख झेलने थे झेल लिए मेरी बहन। अब तुम्हारा भाई आ गया है जो सब ठीक कर देगा।